Okay, you can see my screen now. Yes, sir. Okay. तो हमने 2 यूनिट्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। पहले यूनिट में हमने ये सीखा था कि किसी भी वेब पेज से पहले लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर दूसरे यूनिट में हमने ये सीखा था कि किसी भी वेब पेज से तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब अगला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। हमें एक तो ये करना है कि लाइक एक पेज से हमने अगर तमाम लिंक्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं तो उन लिंक्स को भी हमें विज़िट करके उन पर जो मज़ीद लिंक्स हैं उनको भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये काम करते हुए जो प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम एक वेब क्रॉलर बना रहे हैं। क्रॉल करना आप जैसे समझते हैं कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कि आप क्रॉल करके पूरी वेब पेजेस जितने भी आप एक्सेस कर पाएंगे, आप उन तमाम वेब पेजेस को के लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर फाइनली आपने उनके अंदर से डेटा को भी मैनेज करना है और आपने क्वेरीज यूज़र्स की जो हैं उनको आंसर करने के काबिल भी अपने प्रोग्राम को बनाना है। तो इस यूनिट के अंदर हम वेब क्रॉलर बनाने का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हर काम करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। हमने सिंपल डेटा वेरिएबल्स के बारे में बात की, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की, स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे होती है उसके बारे में बात की। फिर हमने प्रोसीजर्स के बारे में बात की, प्रोसीजर्स कैसे बनाए जाते हैं, हमने प्रोसीजर्स बना कर देखे, मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स देखी। फिर हमने डिसीजन जो हैं उनके बारे में बात की कि इफ़ स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर रेपिटेशंस के बारे में भी बात की कि अगर हमें कोड के किसी सेगमेंट को रिपीट करना है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन तो हम कैसे रिपीट कर सकते हैं यूजिंग व्हाइल लूप फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से अब हम जो वेब क्रॉलर बनाने का काम अपना आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। सो फ़िलहाल हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा, कि डेटा जो है वो किसी एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दस्तयाब हो और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और इस डेटा को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है। आम तौर पे अभी तक जो हम वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादातर सादा वेरिएबल हैं, जैसे आप कोई नंबर स्टोर कर लेते हैं, कोई फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर लेते हैं। तो अब नंबर तो एक नंबर ही है, या फ्रैक्शनल नंबर भी एक फ्रैक्शनल नंबर ही है। स्ट्रक्चर्ड डेटा से मुराद ये है कि हम डेटा के अंदर एलिमेंट्स के अंदर भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल हम स्ट्रिंग के तौर पे, स्ट्रिंग को इसकी एक मिसाल के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी जब हम इंडेक्स कर पाते हैं, हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और उसके आगे कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स लिखते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे मुराद ये है कि हम स्ट्रिंग को एक एतबार से स्ट्रक्चर्ड डेटा की एक मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग सेग्रीगेशन के साथ देखा जा सकता है। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके जिस स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में हम बात करेंगे वो है लिस्ट्स। स्ट्रिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो चूंकि हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हैं लिहाजा हम लिस्ट्स की जो डिस्कशन है उसकी बिगिनिंग जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ कंपैरिजन से ही करते हैं कि स्ट्रिंग में और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है या क्या सिमिलैरिटी होती है। तो ये एक टेबल है जो इन चीज़ों को हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। स्ट्रिंग में एलिमेंट्स आर कैरेक्टर्स, आप कोड्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं उनको, और वो तमाम के तमाम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के तौर पे लिए जाते हैं, खा वो अल्फ़ाबेटिक हों, न्यूमेरिक हों, स्पेसेस हों, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, ऑल द थिंग्स इन अ स्ट्रिंग आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, लिस्ट के अंदर हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम कैरेक्टर्स तक महदूद नहीं होते, हम किसी भी पाइथन वैल्यू को लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। यानी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, और इवन स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, और इवन लिस्ट्स भी हो सकती हैं। सो स्ट्रिंग्स में हमारे पास ये लिमिटेशन थी कि हम सिर्फ कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते थे, लिस्ट में हम किसी भी किस्म की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर स्ट्रिंग को सेकंड में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड बाय सिंगल्ड और डबल कोट्स। आप जैसे यूँ लिखते हैं, आप कोई स्ट्रिंग एस डिक्लेयर करते हैं और आगे सिंगल कोट्स में मिसाल के तौर पे YABBA एंड देन एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर, आपने एक स्ट्रिंग इस तरीके से डिफाइन कर दी। अगर आप इसी चीज़ को बतौर लिस्ट डिफाइन करना चाहें तो आप यूँ लिखेंगे, वेरिएबल का नाम अगेन कोई भी चूज़ कर लें, एंड देन यू विल यूज़ दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप हर कैरेक्टर को अलग अलग लिख देंगे।
और उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। जैसे वाई लिखा, ये एक कैरेक्टर है, फिर कॉमा, तो ये एक एलिमेंट स्ट्रिंग का हो गया, सॉरी लिस्ट का हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट लिखा ए, ये भी ज़ाहिर है कैरेक्टर के तौर पे है तो इसके ऊपर डबल कोट्स डाले हुए आपने, फिर कॉमा। तो आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और तमाम एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए आप सेपरेट कर देंगे। यहाँ ये कैरेक्टर्स लिखे हुए, आप इनकी जगह नंबर्स लिखना चाहें, फ्रैक्शनल नंबर्स लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, यू कैन डू दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़, जो मेन सिमिलैरिटी हैं दो, वो ये हैं कि जैसे आप स्ट्रिंग को इंडेक्स कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग का कोई इंडेक्स लिखें तो आपको उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ कैरेक्टर मिल जाता है, इसी तरीके से आप लिस्ट को भी इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट के नाम के साथ उसका इंडेक्स लिखेंगे तो उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो भी एलिमेंट होगा, वो ज़ाहिर लाजमी नहीं है कैरेक्टर हो, कैरेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पूरी लिस्ट भी हो सकती है। सो वो आप जो इंडेक्सिंग आप स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल करते थे वही इंडेक्सिंग हम लिस्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्ट्रिंग्स के अंदर देखी थी वो थी स्लाइसिंग, कि आप स्ट्रिंग के अंदर से एक सब सीक्वेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूँ लिखें स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन और फिर एंडिंग इंडेक्स, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स से पहले तक जो कैरेक्टर्स भी उसके अंदर आते होंगे, आप इसका स्लाइस स्ट्रिंग का उठा सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। आप वही स्टार्ट इंडेक्स, कॉलन और एंड इंडेक्स देंगे तो लिस्ट के अंदर से भी एलिमेंट्स को आप वैसे ही एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप स्ट्रिंग्स के अंदर से कर पाते थे। और एक बड़ा फ़र्क जो स्ट्रिंग्स और लिस्ट के अंदर, दूसरा बड़ा फ़र्क जो हमें नज़र आता है वो ये है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं, यानी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उन एलिमेंट्स को तब्दील किया जा सकता है। जो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी है, ये इसका जो फ़र्क है इसको हम थोड़ा सा आगे जाके एग्जांपल में भी एक्सप्लोर करके देख लेंगे। अभी तक अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछिए, एंड देन वी गो टू दी एग्जांपल्स। सर जी जी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर? जी बेटे जी, थैंक यू सर जी। ओके, सो अभी पहला सवाल जो हमारे सामने है दैट इज डिफाइन अ वेरिएबल कार्टून्स। आप एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रख लीजिए कार्टून्स, हुज वैल्यू इज लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ 3 टॉम एंड जेरी कैरेक्टर्स। टॉम एंड जेरी के 3 कैरेक्टर्स मिसाल के तौर पे जो पॉपुलर कैरेक्टर्स थे, टॉम, जेरी, ड्रूपी। आपने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट का नाम आप कार्टून्स रखेंगे और उसमें ये 3 एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। तो ट्राई एंड मेक अ लिस्ट विद यू। आप लिस्ट बनाइए और ज़रा अगर कोई बना ले तो वो दिखा दे मुझे लिस्ट अपनी। पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर आप ये लिस्ट लिख सकते हैं। So we go to Python's interpreter and we need to define a list cartoons, and in square brackets you need to include 3 characters, Tom, comma, Jerry, comma, and then Droopy, right? So आपने एक एलिमेंट लिखा टॉम, ये चूँकि एक स्ट्रिंग के तौर पे लिया जाएगा तो आप इसे सिंगल या डबल कोट में एनक्लोज करेंगे, कॉमा, फिर आप जेरी लिख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा और फिर तीसरा एलिमेंट ड्रूपी। तो हमने एक लिस्ट डिफाइन कर ली कार्टून्स के नाम से जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, टॉम, जेरी और ड्रूपी। अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करें तो इट शुड प्रिंट दीज एलिमेंट्स फॉर अस, टॉम, Jerry and Droopy. Right? Everybody is okay with it now? Yes, sir. Okay.
यस सर। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी देख चलते हैं कि हम चूँकि इसको इंडेक्स कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्टून्स 0 लिखें तो क्या आएगा? टॉम। इट विल गिव अस टॉम। अगर हम 1 लिखें तो इट विल गिव अस जेरी, और अगर हम 2 लिखें तो इट विल गिव अस ड्रूपी, राइट। और इसी तरीके से आप इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। एक और छोटी सी मिसाल हमारे सामने ये है, गिवन द वेरिएबल डेज इन मंथ। हमारे पास सामने एक लिस्ट है, उस लिस्ट का नाम है डेज इन मंथ, और उसको हमने असाइन किया हुआ है नंबर्स। कुछ नंबर्स क्या हैं? 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, सो ऑन, राइट। ये बेसिकली जनवरी से लेकर दिसंबर तक तमाम महीनों में जितने जितने दिन होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जनवरी इज़ 31, फरवरी से इज़ 28, मार्च इज़ 31, अप्रैल इज़ 30 एंड सो ऑन, राइट। तो हमारे पास ये एक वेरिएबल है, डिफाइन अ प्रोसीजर हाउ मैनी डेज। आप एक प्रोसीजर बनाएंगे जिसका नाम आप रखेंगे हाउ मैनी डेज, दैट टेक्स एज इनपुट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ मंथ एंड आउटपुट्स द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। तो आपको आप एक लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। आपको एक प्रोसीजर बनाना है हाउ मैनी डेज़ के नाम से, जिसको आप महीना जो है वो बतौर नंबर पास करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप उसे 1 दे रहे हैं, इसका मतलब आप जनवरी के दिन जानना चाहते हैं, तो इसे 31 रिटर्न करना चाहिए। और अगर आप 9 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप सितंबर के दिन जानना चाहते हैं, इसको ये 30 रिटर्न करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, राइट दिस प्रोसीजर हाउ मैनी डेज़। ओके, तो हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है, डेफ हाउ मैनी डेज which will take a number which will represent the month as its input। और हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डेज इन मंथ के नाम से, राइट। और इसे रिटर्न क्या करना चाहिए? डेज इन मंथ ऑफ मंथ -1। क्यों जी, ऐसे ही कुछ बनता है। सो देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट। सो हाउ मैनी डेज, अगर मैं इसे पास करूं 2 तो इसे 28 रिटर्न करना चाहिए, एंड इट डज रिटर्न 28। अगर मैं इसे 12 रिटर्न डाल दूं तो इसे 31 रिटर्न करना चाहिए, एंड इट डज दैट। अगर मैं इसे 3 दूं तो इसे 31 रिटर्न करना चाहिए, एंड इट डज दैट, राइट। So look at this procedure closely and tell me if you understand it or if you have any confusion how it works। हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना था हाउ मैनी डेज के नाम से, जो बतौर इनपुट मंथ लेगा एज अ नंबर, right, and it will return the number of days in that month। And to facilitate this we have a list available with us which is storing the number of days in each month in an order। तो इसको देखिए और बताइए आपको ये बात समझ आई या नहीं आई। सर इसमें हमने कोर्स क्यों नहीं डाले? क्योंकि बेटा हम नंबर्स लिख रहे हैं, नंबर्स पे कोड लिखते हैं हम। ओके सर। If we need to write strings, we will use quotes. If we need to write characters, we will use quotes. If we need to write numbers, we will not use quotes. If we need to write fractional numbers, we will not use quotes.
तो जिस तरह का डेटा होगा उसी तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे। जी बताइए, आपको ये दोनों लाइनें, ये तो लिस्ट तो जो है हमें गिवन थी, हमने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। डेज इन मंथ के नाम से हमारे पास एक लिस्ट थी, और ये मेनली जो हमने काम किया है वो तो यही किया है, रिटर्न डेज इन मंथ, मंथ -1। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट और नॉट? अंडरस्टैंड सर। If anybody has any confusion about it, you can ask. Otherwise, I will ask. Okay, so we just take some little bit of असद अब्बास, आप बताएंगे ये स्टेटमेंट क्या करती है? Okay, we have received one query from Abdul Karim. Asad Abbas, can you hear us? Okay. सर मेरी तरफ से क्वेश्चन है। बेटा अब तो क्वेश्चन का टाइम ही गुजर गया, मैंने तो 3-4 बार आपसे पूछा था। सर मैंने प्लीज पहले भी 2 बार पूछा था, शायद आपको आवाज़ ही नहीं पहुंची। नहीं, मेरे पास तक तो आवाज़ नहीं पहुंची आपकी। चलिए अभी आपको क्वेश्चन का मौका देंगे। आयशा, ठीक है। आप बताइए बेटा, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? Okay, Aisha cannot hear us either. फैज़ान, आप बताइए बेटा, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? हारिस, ये किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? सर जी सर मैं बताता हूँ। जी जी बताइए। सर ये मंथ हमें गिवन है, इसमें जितने डेज होते हैं, जी जी ठीक है, और रिटर्न में हमें ये दे रही है कि हम जो इसे नंबर देंगे ना, कि मतलब 31 से नंबर दे रहे हैं, तो वो हमें बता देगा कि 31 इस मंथ में नंबर होते हैं। मतलब इसे रिटर्न में हमने दिया डेज इन मंथ, मंथ -1। अगर हम इसे देंगे 2 नंबर, तो वो 1 माइनस करके हमें वो मंथ बता देगा जिसमें 31 डेज होंगे। ओके, कोमल, जी सर, इसमें ना जब हम एक मंथ पे जब हम उन्हें 1 देंगे तो वो काउंट तो 0 से करेगा, इसलिए हम 1 माइनस करते हैं। ओके, मुनीब, यस सर। जी बेटा आप बताइए। सर इसमें इस स्टेटमेंट में हम एक महीने के अंदर जितने भी दिन है वो हम काउंट कर रहे हैं, और जिसके आगे जो लिखा है मंथ -1, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर 0 से करेंगे तो वो यहाँ स्टार्ट से करेगा, इसलिए हम इसके अंदर 1 माइनस कर रहे हैं। और जैसे अगर हम 1 लिखेंगे तो वो फर्स्ट वाला हमें करेक्टर दे देगा 31, और अगर 28 2 लिखेंगे तो 28। इसी तरह हर लिस्ट में अलग अलग लिखेंगे तो वो हर मंथ के अंदर डेज बता देगा। ओके ओके, ये सादी मिर्ज़ा आपकी क्लास की हैं? जी सर। यस सर। Okay, let me take a little. मुबर्रा, बेटा आप बताइए, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? Okay. रुमैसा, बेटा आप बताइए, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है?
शहाब, सिकंदर, सर ये जब हम कोई भी नंबर एज ए मंथ काउंट करेंगे तो इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ओके तो इसलिए हम 1 माइनस करेंगे उसमें से। okay okay I've received 2-3 very correct answers, right. सिकंदर भी ठीक कह रहे हैं। पहला दुरुस्त जवाब जो था वो हमें कोमल ने दिया था और कोमल के बाद गालिबन मुनीब, इट वाज आई गेस यस। सो कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप उससे बराए मेहरबानी पूछ लिया करें ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इस प्रोसीजर को देते हैं एक नंबर जो कि इस वेरिएबल मंथ में आ जाता है। लाइक अगर हम इसको 2 देते हैं तो ये लिस्ट जो है इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। पहला महीना जो है वो इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 1 पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये, तो क्या होगा, अगर मैं इसे दूंगा 1 तो इसका मतलब मैं जनवरी के दिन जानना चाहता हूँ। तो इसके इंडेक्स 1 पे 28 पड़ा हुआ है, ये हमें जब डेज इन मंथ में हम इंडेक्स में मंथ देंगे विच विल टेक 1, तो ये 1 पे हमें 28 रिटर्न करेगा, 31 रिटर्न नहीं करेगा। तो हम जो महीने काउंट कर रहे हैं वो 1 से 12 तक कर रहे हैं, जबकि जो लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्स 0 से 11 तक चल रहे हैं। लिहाजा हमें मंथ में 1 माइनस करना पड़ेगा। जब हम 12वां महीना देंगे तो ये 11वें इंडेक्स का नंबर रिटर्न करेगा। जब हम 10वां महीना देंगे तो ये 9वें इंडेक्स का महीना रिटर्न करेगा। जब हम इसमें दूसरा महीना देंगे तो ये इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। यस सर। ओके, अभी किसी को डाउट है, किसी का आप कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, यू स्टिल हैव टाइम। माजिद, आपका कोई सवाल है? ओके, आप लिख के बता दें बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पता चल गया है, वही आपने बता दिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट नेस्टेड लिस्ट्स। लिस्ट जो हैं उनको नेस्ट भी किया जा सकता है। एक तो हमने ये कहा कि लिस्ट के अंदर किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि लिस्ट में किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं तो वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और इवन लिस्ट्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़रा इस डेक्लरेशन को देखें, which is apparently a little complex but it's perfectly understandable। आप ज़रा इसको गौर से देखें कि आपने इसके अंदर क्या किया। हमने इसमें मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, चलें, सो दैट फ़र्ज़ करें ये लिस्ट इतनी है, राइट। मिक्सअप के नाम से हमने एक लिस्ट डिफाइन की जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जरा गिन के बताइए। 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, एप्पल। दूसरा एलिमेंट एक नंबर है, 3। तीसरा एलिमेंट अगेन एक स्ट्रिंग है, ऑरेंजेस। और चौथा एलिमेंट फिर एक नंबर है, 27। अच्छा, यहाँ तक तो चलिए खैरियत रही। अब हम इसमें थोड़ा सा और इजाफा करते हैं। तो ये देखें, अगर आप, मैंने इसमें जो मज़ीद एलिमेंट ऐड कर दिया, ये मज़ीद एक लिस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका जो 5वां एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट तो इसका 27 था, अब इसका जो 5वां एलिमेंट है यानी जो इंडेक्स 4 पे पड़ा हुआ है, ये पूरी एक लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर भी फिर मज़ीद 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, और तीसरा एलिमेंट फिर एक लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर मज़ीद 2 एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा बीटा। चलिए हम इसको भी स्टेज बाय स्टेज लेते हैं। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो इस लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं। पहला एप्पल, दूसरा 3, तीसरा ऑरेंज,
चौथा 27 और पांचवा एलिमेंट पूरी एक लिस्ट है, और उस पांचवें एलिमेंट के अंदर मजीद दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट 1 और दूसरा एलिमेंट 2। बात समझ आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें जो रह गया था वो भी कर लेते हैं। अब इसमें मैंने मजीद ये जो हमारा पांचवा एलिमेंट था जिसमें पहले दो एलिमेंट थे 1 2, उस पांचवें एलिमेंट में मैंने तीसरा एलिमेंट भी डाल दिया जो फिर एक मजीद लिस्ट है, और उसमें फिर दो स्ट्रिंग्स हैं, अल्फा और बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक निस्बतन कॉम्प्लेक्स लिस्ट है जिसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे भी लिस्ट्स को इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट्स। जब लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाए तो हम उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं कि लिस्ट के अंदर मजीद लिस्ट्स भी मौजूद हैं। ठीक है? अच्छा, ये तो हमने इसको डिफाइन किया इस तरीके से। अगर हम इसको एक्सेस करें, मिसाल के तौर पे मैं मिक्स्ड अप 0 लिखूं तो क्या आएगा? एप्पल। यस, इट विल गिव मी एप्पल। अगर 1 लिखूं तो क्या आएगा? 3। अगर 2 लिखूं तो क्या आएगा? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस। और अगर 3 लिखूं तो क्या आएगा? 27। 27। ओके। अब अगर मैं 4 लिखूं तो क्या आएगा? सर जी ये पूरी लिस्ट आएगी। ये पूरा एलिमेंट आएगा 1 2। ये चूंकि पूरा एलिमेंट एक एलिमेंट है तो ये इसको एक ही एलिमेंट गिना जाएगा, तो ये पूरा एलिमेंट आएगा। ठीक है? सो यू हैव रिसीव्ड द होल लिस्ट 1 2 एंड देन अनदर सब लिस्ट अल्फा बीटा। अब अगला सवाल ये है कि अगर मैं इसमें से 1 को एक्सेस करना चाहूं तो क्या करूं? तो आई कैन डू दैट। मैं ये लिख सकता हूं, जैसे मैंने 4 लिखा था, मुझे पता है 4 के अंदर मजीद एलिमेंट्स हैं, तो मैं यूं लिख लेता हूं। डू यू नोटिस दिस नोटेशन कि मैंने मिक्स्ड अप 4 लिखा, और चूंकि 4 के अंदर मजीद एलिमेंट है, अगर मैं उनको एक्सेस करना चाहूं तो मैं दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के दूसरा इंडेक्स लिखूंगा जो कि इस केस में 0 है। अब मुझे क्या मिलेगा आपके ख्याल में? 1। I will first reach the 4th element in this list which is this one, और फिर इस 4th element में 0th index पे पड़ा हुआ एलिमेंट 1 सॉरी, so I will get 1। और अगर मैं 1 लिखूं तो क्या मिलेगा? 2। और अगर मैं 2 लिखूं तो क्या मिलेगा? अगेन सब लिस्ट। Yes, you will get this sub list that is alpha beta। अब फर्ज करें मैं इस अल्फा बीटा को भी अलग अलग एक्सेस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुझे अल्फा मिल जाए, तो मैं दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखकर 0 लिख सकता हूं क्योंकि उसमें पहला एलिमेंट अल्फा है। आई विल गेट अल्फा एंड इफ आई राइट 4 2 1 आई विल गेट बीटा। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। अच्छा, अब ये तो खैर एक बिल्कुल मिक्स्ड लिस्ट थी, हम एक जरा यूजफुल लिस्ट डिफाइन करते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस लिस्ट। दिस इज फॉर एग्जांपल अ लिस्ट। हमने इस लिस्ट का नाम रखा है जुनून। जुनून ग्रुप के फॉर एग्जांपल 3 मेंबर्स थे। हमने हर सब लिस्ट के अंदर मेंबर का फर्स्ट नेम और उसका ईयर ऑफ बर्थ स्टोर किया है। मिसाल के तौर पे अली वाज बोर्न इन 1970, Brian was born in 1963 and say Salman was born in 1963 as well। तो अब अगर आप देखें तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और वो तीनों एलिमेंट्स मजीद लिस्ट हैं। पहली सब लिस्ट जो है हम इनको सब लिस्ट कह लेते हैं। पहली सब लिस्ट जो है उसमें एक बैंड मेंबर और उसकी उम्र, उसका ईयर ऑफ बर्थ स्टोर्ड है। इसी तरीके से दूसरी सब लिस्ट में दूसरे बैंड मेंबर और उसका ईयर ऑफ बर्थ स्टोर्ड है, और इसी तरीके से तीसरी सब लिस्ट में तीसरे बैंड मेंबर और उसका ईयर ऑफ बर्थ स्टोर्ड है। राइट? ओके। अच्छा, अब ये बताइए, फर्ज करें कि मैं ब्राइन का ईयर ऑफ बर्थ जो है वो एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूं? जुनून, आगे इंडेक्स बताइए क्या लिखूं?
सर 1 स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखेंगे, इंडेक्स 1 में 2 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट 1 सॉरी 1 के बाद यस, बिकॉज देखिए 0 पे अली और 1970 है, 1 पे ब्रायन और 1963, और फिर 1 में मजीद सेग्रीगेशन करनी है तो मैं दूसरा इंडेक्स यानी 1 के साथ 0 लिखूंगा तो ब्रायन आएगा, 1 के साथ 1 लिखूंगा तो 1963 आएगा, विच इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ब्रायन, राइट। फर्ज करें मैं सलमान एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या लिखूं? नेम ऑफ द थर्ड मेंबर 2 2 और 0 and 0, right? Okay. ओके सर। Okay. Now let's look at this list, which is slightly complex. In fact, it's pretty much the same. अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने ये किया है कि हमने कॉमा डाल के एक सब लिस्ट जो लिखी है, कॉमा डाल के हमने नेक्स्ट लाइन पे चले गए हैं, राइट। सो दैट्स अलाउड, आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक लंबी लिस्ट जो है उसको इस तरीके से ब्रेक करके प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 4 सब लिस्ट्स हैं। पहली लिस्ट उसमें नाम है चाइना, चाइना का कैपिटल और चाइना की आबादी इन मिलियंस। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट चाइना हैज़ 1393 मिलियन पॉपुलेशन। देन पाकिस्तान दूसरी सब लिस्ट में, पहला कंट्री का नाम है पाकिस्तान, फिर दूसरा एलिमेंट है उसका कैपिटल, तीसरा है उसकी पॉपुलेशन विच इज से 210 मिलियन। फिर टर्की कैपिटल एंड देन इट्स पॉपुलेशन इन मिलियंस, एंड देन वी से फिनलैंड, इट्स कैपिटल एंड इट्स पॉपुलेशन इन मिलियंस विच इज ओनली 6 मिलियंस, राइट। तो कंट्रीज के नाम से हमने एक लिस्ट डिफाइन की है जिसके अंदर 4 सब लिस्ट हैं और हर सब लिस्ट में 3-3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट कंट्री का नाम है, दूसरा एलिमेंट कंट्री का कैपिटल है और तीसरा एलिमेंट कंट्री की पॉपुलेशन है इन मिलियंस, राइट। अच्छा, फर्ज करें आई वांट टू गेट द कैपिटल ऑफ टर्की, व्हाट शुड आई राइट? सर 2 Why 2? Because this is 0, this is 1, this is 2. Okay, 2 के बाद 1 because at 0 you will find the name of the country, at 1 you will find the name of the capital. So you will get Ankara here, right? Yes sir. yes sir Okay. Acha, next is I want to know the population of China. 0 2 02. Okay, so this is 02. I get it as 1393. And what is the population of Finland? 3 2. Right, so it is 32. Acha. Now I want to know what fraction the population of China is compared to Finland, or we can say what multiple the population of China is, what multiple of the population of Finland is the population of China. ये चाइना की पॉपुलेशन फिनलैंड की पॉपुलेशन का क्या मल्टीपल बनता है? इसका सादा सा मतलब ये है कि हम चाइना की पॉपुलेशन को फिनलैंड की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने गुना ज़्यादा आबादी है चाइना की कंपेयर टू फिनलैंड। सो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कंट्रीज 02 से हमें चाइना की पॉपुलेशन मिल जाएगी और 32 से हमें फिनलैंड की पॉपुलेशन मिल जाएगी। सो वी कैन से दैट इट्स 232 टाइम्स compared to the population of Finland. So the population of China is 232 multiplied by 6. ठीक है जी? yes sir Okay. Let's move on now. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट म्यूटेशन। मैंने ऊपर एक जो डिफरेंस डिस्कस किया था हमने, दैट वाज कि जो लिस्ट्स होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं और स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती, ठीक है। सो फर्ज करें कि हम इस म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है।
फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। हमने ये कहा कि म्यूटेबिलिटी या इम्यूटेबिलिटी का फ़र्क ये है कि जो इम्यूटेबल स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये है कि उसके कंटेंट्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं यूं लिखूं तो अपेरेंटली यूं लग रहा है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल नहीं है बल्कि म्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स को तब्दील किया जा सकता है। हमने पहले स्ट्रिंग एस के अंदर हेलो लिखा था, अब हमने YELLO येलो लिख दिया है, सो दैट इज़ एक्सेप्टेड, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है, बट ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, राइट? जब लेकिन ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने हेलो के बाद अगर उसको येलो कर दिया तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया? बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया एस, आपने उसको कंटेंट दे दिया HELLO, तो मेमोरी के अंदर किसी जगह पे ये एरिया रिजर्व किया गया और उसके अंदर ये प्लेस कर दिया गया हेलो। जब आप इसी वेरिएबल एस को दोबारा कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो पुराना वेरिएबल ख़त्म हो जाता है और नया वेरिएबल बनता है, नया कंटेनर बनता है और उस नए कंटेनर में येलो लिख दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं होता कि पुराने कंटेनर में जाके एच को तब्दील करके वाई कर दिया जाता है, बल्कि पुराना कंटेनर ख़त्म हो जाता है, मेमोरी से पुराना वेरिएबल ख़त्म हो जाता है और एक नया वेरिएबल बनता है जिसके अंदर नया कंटेंट होता है, नाम उसका सेम ही है, राइट? सो इस तरह से वैल्यू तब्दील जब हम करते हैं, जब कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं तो पुराना वेरिएबल ख़त्म हो जाता है और नया वेरिएबल बन जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट म्यूटेशन, ये तब्दीली नहीं है वेरिएबल के अंदर, बल्कि ये नया वेरिएबल बन रहा है। तब्दीली बेसिकली वेरिएबल के अंदर इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं, अब एस है, एस ऑफ 0 लिखूं तो क्या आएगा? वाई, बिकॉज इसके 0th इंडेक्स पे y पड़ा हुआ है, इट्स स्ट्रिंग, सो इसको हम इंडेक्स कर सकते हैं। इसको तब्दील करने का मतलब ये है कि मैं एग्जिस्टिंग जगह जहां पे ये वेरिएबल स्टोर्ड है उसी के अंदर किसी चीज़ को तब्दील करना चाहूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये चाहूँ कि मैं इसके 0th इंडेक्स पे पड़े हुए कैरेक्टर को तब्दील करके, अभी येलो पड़ा हुआ है तो मैं इसको हेलो कर दूँ दोबारा, यानी y की जगह h कर दूँ, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो you see that this assignment has failed, ठीक है? It says type error, stir object does not support item assignment, right? आप string के किसी particular index को जाके इस तरीके से कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब देखिए ये भी असाइनमेंट थी, लेकिन ये असाइनमेंट पे एरर नहीं आया। आपने पहले हेलो दिया था, बाद में येलो दे दिया, इस असाइनमेंट पे एरर नहीं आया। एज आई टोल्ड यू के इस केस में पुराना वेरिएबल खत्म हो गया, नया वेरिएबल बन गया। लेकिन जब आप उसी स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके असाइनमेंट करना चाहेंगे तो उस असाइनमेंट की इजाज़त आपको नहीं होगी। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल या चेंजेबल नहीं होती। आप स्ट्रिंग्स को रीडिफाइन कर सकते हैं नए कंटेंट के साथ, लेकिन उसी स्ट्रिंग के अंदर किसी इंडेक्स को तब्दील नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? सर, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एवरीबॉडी इज ओके? यस सर। ओके, अच्छा, अब ये जो लिमिटेशन है कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तब्दील नहीं कर सकते, ये लिमिटेशंस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। लिस्ट्स के अंदर ये गुंजाइश हमारे पास मौजूद होती है कि हम किसी एलिमेंट को अगर तब्दील करना चाहें तो हम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी किस्म की एक लिस्ट डिफाइन कर लें स्ट्रिंग की बजाय, लाइक यू सी हियर, तो यहाँ हमने HELLO किया हुआ है। अगर मैं इस केस में यहाँ y असाइन कर दूँ, यहाँ देखिए ये असाइनमेंट अलाउड नहीं थी,
यहाँ मैं जब लिस्ट में ये असाइनमेंट करता हूँ तो ये असाइनमेंट अलाउड है, यानी आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के किसी एलिमेंट को तब्दील कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते, जबकि एग्जिस्टिंग लिस्ट के किसी एलिमेंट को तब्दील कर सकते हैं। नाउ बी माइंडफुल ऑफ दिस कि स्ट्रिंग के केस में मैंने कैरेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स का मजमूआ होती है। जबकि लिस्ट के केस में मैंने कहा कि आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के किसी एलिमेंट को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट्स का मजमूआ होती है। इसमें आप यहाँ कैरेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकती है, यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। दैट्स व्हाई वी से दैट स्ट्रिंग्स आर immutable, that means not changeable, whereas lists are mutable, lists can be changed. Okay, now we have this little question that previously we defined a list cartoons with these three characters, Tom, Jerry and Droopy. In some Tom and Jerry series, though, Droopy was replaced by another character named Dog. Write one line of code that changes the value of cartoons to be Tom, Jerry and Dog. हमारे पास ये लिस्ट है और हम एक लाइन लिखकर ये चाहते हैं कि ये लिस्ट तब्दील होकर टॉम, जेरी और ड्रूपी की बजाय टॉम, जेरी और डॉग हो जाए। तो ज़रा लिखिए एक लाइन और इसको तब्दीली को इंश्योर कीजिए कि हो जाती है। ये एम नदीम टीवी भी आप ही की क्लास के हैं? इज ही फ्रॉम योर क्लास? नहीं सर। जी सर हमारी क्लास का नाम नदीम मुस्तफ़ा तो है। नदीम मुस्तफ़ा है? तो नहीं लग रहा। चलिए सर नदीम तो है, नदीम टीवी का पता नहीं, हो सकता है उन्होंने टीवी चैनल खोल लिया। ओके जी, लिखिए एक लाइन लिखिए और बताइए आप लोगों ने लिख ली लाइन या नहीं। वर यू एबल टू डू दिस और नॉट? दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग टू डू। You can send that in message chat there. यस सर लिख ली। ओके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं मैसेज में भेज दीजिए। ओके ये भाई नदीम भाई, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? किधर गया नदीम भाई? हाँ सकता हूँ। अच्छा अच्छा, नदीम भाई आपका नाम क्या है? नदीम भाई अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ा। अच्छा, मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ा, ठीक है। हमें असल में इस तरह के नाम सुन के देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके जी, सो कार्टून्स ऑफ टू, आप सिंपली उसको ये असाइन कर देंगे मोहम्मद नदीम मुस्तफ़ा जी। ठीक है बेटा, ठीक है। So that's pretty simple that we had this where is that cartoon thing? So it was this, and what we can do is cartoons at 2, we need to replace it with dog. So now if we print cartoons, it will print Tom, Jerry and dog. That's pretty simple. Okay, good. So we can change the existing elements in a list. That's why we say that lists are mutable, whereas we cannot change existing characters in a string. That's why we say that the strings are immutable.
Okay, next little thing is aliasing. एलियसिंग का मतलब ऐसा ही है जैसे हम किसी चीज़ का कोई नेक नेम रख लेते हैं, राइट? नाउ दैट यू नो हाउ अ म्यूटेशन हाउ मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट, यू विल रियली बी एबल टू सी हाउ दिस डिफर्स फ्रॉम स्ट्रिंग्स व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल। तो हम यही जो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट था इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, हम एलियसिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त। इफ़ यू सी दिस declaration, P is a list and we have initialized it to hello, HELLO, and then what we do is हम इसके एक कैरेक्टर को तब्दील कर देते हैं, येलो कर देते हैं, और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं Q is equal to P। हम यहाँ आते हैं, यहाँ अभी हमने ये लिस्ट डिफाइन की थी hello, फिर हम इसके एक कैरेक्टर को तब्दील कर देते हैं। अब हमें पता है P में YELLO हो गया, ठीक है। फिर हम करते हैं एक और वेरिएबल लेते हैं Q और उसको P असाइन कर देते हैं। अब ये जो Q को हमने P असाइन किया है तो हमने P का एक एलियस बना दिया है। ये ऐसे ही है जैसे आपका कोई निक नेम होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपको कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को घर में किसी निक नेम से भी बुलाया जाता हो, आपको आपके एक्चुअल नेम से बुलाया जाए या आपके निक नेम से बुलाया जाए, द पर्सन रिमेन्स द सेम। सिमिलरली जो एलियस हमने अभी क्रिएट किया है या जो निक नेम क्रिएट किया है, ये उसी एक लिस्ट को एड्रेस कर रहा है, उसी एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। यानी P के अंदर HELLO था, फिर हमने P का एक एलिमेंट तब्दील कर दिया और उसको Y कर दिया, ठीक है। फिर हमने Q को P असाइन कर दी। अब आपके नजदीक अगर मैं Q प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? येलो। ऑब्वियसली हमने उसको P की वैल्यू असाइन कर दी है तो वो उसको वो जो है वैसे एक्सेस हो जाएगा, जो एलिमेंट P के अंदर थे वो आ जाएंगे। अच्छा, अब फर्ज करें मैं लिखता हूं ये, यानी मैं कह रहा हूं कि Q जो लिस्ट है उसका जो चौथा कैरेक्टर है, यानी जो चौथा इंडेक्स है, यानी पांचवा कैरेक्टर, पांचवा जो चौथा इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त Q में? O। तो मैं कह रहा हूं कि O की जगह पे आप एक एक्सक्लेमेशन नंबर, एक्सक्लेमेशन साइन लगा दें, ठीक है। यानी आप म्यूटेशन कर दें। जो हमने अभी देखा था कि स्ट्रिंग्स के अंदर म्यूटेशंस अलाउड नहीं है, लेकिन लिस्ट के अंदर म्यूटेशंस अलाउड हैं। अब सवाल ये है कि हमने Q को तब्दील कर दिया। यार अपना माइक म्यूट करें प्लीज। मुनीब, माजिद अपने माइक्स म्यूट करें बेटा। ओके, अब Q के अंदर क्या है? YELL and then an exclamation mark instead of O because we have mutated it. अब अगर मैं P को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? येलो। Will it print yellow or yell with an exclamation mark at the end? Yellow, sir. So you think that the change is not reflected in P? No sir, change हो जाएगा. So you see the change is reflected in P as well. Because yes, sir. Q को जब आपने P असाइन किया तो कोई नई लिस्ट नहीं बनी। Q के लिए P की अलग कॉपी मेमोरी में क्रिएट नहीं की गई, मेमोरी में ये लिस्ट एक ही जगह पे पड़ी हुई है। अब फर्क सिर्फ ये है कि इसका नाम एक नहीं दो है, दोनों में से किसी भी नाम से बुलाया जाएगा तो ये सेम लिस्ट ही एक्सेस होगी। दोनों नामों को इस्तेमाल करके, दोनों में से किसी भी नाम को इस्तेमाल करके इसके अंदर कोई तब्दीली की जाएगी तो वो दोनों नामों के लिए विजिबल होगी। Because both are alias, both are addressing the same object, दोनों नाम एक ही ऑब्जेक्ट के हैं।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका कोई नेक नेम हो। तो एज आई सेड कि आपको आपके नेक नेम से बुला के कुछ कहा जाए या आपके एक्चुअल नेम से बुला के कुछ कहा जाए, इट विल हैव द सेम थिंग। मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, किसी का कोई निक नेम है? घर में किसी को प्यार से कुछ बुलाते हैं? मिसाल के तौर पे सिकंदर है तो सिकंदर को हो सकता है घर में सिक्कू कहते हो, ठीक है? तो अगर सिकंदर को कहा जाए दही लेके आओ और बाद में खबर ही आए कि सिक्कू दही ले आया है, तो क्या सिकंदर भी दही ले आया है? जी सर। So that's what it is. Q and P are like that here. So now you see this explanation here. After the Q is equal to P assignment, the name P and Q refer to the same list. So anything we do that mutates that list changes the value both variables refer to. तो आप किसी भी नाम को इस्तेमाल करके कोई तब्दीली करेंगे तो वो दूसरे नाम से भी एक्सेस करेंगे तो वो तब्दीली नज़र आएगी. It is called aliasing. Aliasing का मतलब nicknaming ही होता है. When there are two names that refer to the same object, aliasing is very useful but also can be very confusing since one mutation can impact many variables. If something happens that changes the state of the object, it affects the state of the object for all names that refer to that object. आमतौर पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा को तो हमें एलियसिंग जो है हमारे लिए यूज़फुल होती है, लेकिन एलियसिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकती है. जैसे अभी हमने देखा कि हमने एक लिस्ट का एक एलियस क्रिएट किया था, तो अब आप बाय चांस समवेयर आप किसी नाम को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ तब्दील करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है कि आपने क्यू को इस्तेमाल करते हुए कोई तब्दीली की थी तो आप समझें कि पी के अंदर वो तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि आपने पी को तो तब्दील नहीं किया, लेकिन एट द बैक एंड पी के लिए भी वो तब्दीली रूनुमा हो चुकी है. लिहाजा एलियसिंग जो है आप प्रोग्रामेटिकली सिचुएशंस ऐसी देखेंगे जहां आपको लगेगा कि एलियस बनाना ज़रूरी है, एक निक नेम क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन जहां मुमकिन हो एलियसिंग के बगैर गुजारा करना, it should be avoided. As a guideline, we say that aliasing should be avoided as much as possible. It should only be used where it is really necessary. Okay जी. Okay, now we have a little question about this that we have discussed already discussed, mutability and aliasing. What is the value of agent at 2 after running the following code? आपके पास एक लिस्ट है स्पाई के नाम से जिसमें 007 3 नंबर स्टोर्ड है. फिर आप करते हैं एजेंट को आप स्पाई असाइन कर देते हैं और फिर आप स्पाई एट 2 जो है उसको एजेंट एट 2+1 देते हैं. तो आपको बताना है कि अब जब ये तीनों लाइनें आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो एजेंट एट 2 की वैल्यू क्या होगी? सर 8 होगी सर. ओके, आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं अपने पास इंटरप्रेटर के अंदर. सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है स्पाई के नाम से. ओके, सो उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 007, राइट. फिर हम क्या करते हैं कि एक एलियस क्रिएट करते हैं एजेंट के नाम से. स्पाई का हमने एक निक नेम क्रिएट कर लिया एजेंट के नाम से, एक एलियस क्रिएट कर लिया. इसका मतलब ये है कि दोनों एजेंट और स्पाई एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है 007. अब आपने क्या करना है कि आप ये कहते हैं कि स्पाई एट 2 पे इस वक्त क्या पड़ा हुआ है? 7 सर. इसको असाइन कर दें एजेंट एट 2. एजेंट एट 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 7.
एजेंट एट 2, चूंकि एजेंट जो है वो भी वही लिस्ट है जो कि स्पाई है, तो जाहिर है उसमें वही पड़ा हुआ है जो स्पाई में पड़ा हुआ है, तो एजेंट एट 2 पे भी 7 ही पड़ा हुआ है, और 7 में 1 का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो स्पाई एट 2 जो है इसमें आप कर देते हैं 8, यानी अब मैं अगर स्पाई को प्रिंट करूं तो ये 008 प्रिंट करेगा। अब बताइए एजेंट एट 2 में क्या पड़ा हुआ है 8। It should also have 8 because both lists are alias of each other. दोनों लिस्ट दोनों नाम जो हैं वो एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं, लिहाजा जो तब्दीली स्पाई में होगी वो तब्दीली एजेंट में आएगी, और जो तब्दीली एजेंट में की जाएगी वो तब्दीली स्पाई में भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव अ लिटिल थिंग टू डू, डिफाइन अ प्रोसीजर रिप्लेस स्पाई। एक प्रोसीजर आपको लिखना है, उसका नाम आप रखेंगे रिप्लेस स्पाई, that takes as its input a list of 3 numbers and increases the value of third element of the list to be one more than its previous value. और इसकी एग्जांपल नीचे आपको दिखाई गई है। आपको करना क्या है, आपके पास एक लिस्ट है स्पाई, राइट, उसको आप देते हैं 00, उसमें स्टोर्ड है 007। आप प्रोसीजर जो है रिप्लेस स्पाई जब उसके ऊपर कॉल करते हैं तो स्पाई जो है वो तब्दील होकर 008 हो जाती है, राइट। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि एक प्रोसीजर लिखेंगे रिप्लेस स्पाई जो एक लिस्ट जो है वो बतौर इनपुट लेगी जिसमें 3 नंबर्स हैं, एंड इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू बी वन मोर देन इट्स प्रीवियस वैल्यू। ये काम अभी हमने ऑलरेडी किया है, 007 को 008 हमने किया था, और ये हमें स्टेटमेंट का पता है जो स्टेटमेंट हमें मदद कर सकती है। तो आपको अब इसी काम को एक प्रोसीजर की मदद से करना है। तो ये प्रोसीजर लिखिए अभी रिप्लेस स्पाई के नाम से। लेट्स सी इफ समवन कैन डू इट फॉर अस। सी दिस, हमने एक प्रोसीजर लिखा रिप्लेस स्पाई जो एक पैरामीटर ले रहा है और उसका जो सेकंड एलिमेंट है यानी इंडेक्स 2 जो है यानी थर्ड एलिमेंट जो है उसमें 1 का इजाफा कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि आप मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से रिटर्न कर दें। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं इसको रिटर्न नहीं कर रहा, राइट, यू सी इट क्लोजली, आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। यहाँ अगर आप एक लिस्ट डिफाइन करें तो हमें ये चाहिए कि इसी स्पाई का जो आखिरी एलिमेंट है वो तब्दील हो जाए। सो इफ आई कॉल रिप्लेस स्पाई, आई नीड टू सी दैट दिस स्पाई इज चेंज्ड और नॉट। सो यू सी इट इज 1 to 4 नाउ, राइट। तो ये जो लिस्ट थी, राइट, जो हमने यहाँ पे पास की थी, इस लिस्ट का आखिरी एलिमेंट जो है उसमें 1 का इजाफा हो गया। अच्छा, जस्ट नोटिस दिस थिंग, हम यहाँ पे अगर यहाँ स्पाई की बजाय और नाम इस्तेमाल कर लें, हम कहते हैं एजेंट, राइट, सो देयर इज नो स्पाई हियर। नाउ इफ आई से आई हैव दिस spy and I replace, right, it is modified even now because हुआ क्या कि यहाँ जो आपने ये जो स्पाई के नाम से एक लिस्ट है, इसका एक एलियस है ये एजेंट के नाम से। इसका नाम आप स्पाई रख लेते तो भी ठीक था, बट वी हैव चूजन अ डिफरेंट नेम, सो दैट वर्क्स इवन। सो एजेंट इज एन एलियस टू दैट स्पाई। आपने एजेंट पे जो तब्दीली की वो यहाँ स्पाई के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट्स व्हाट वी वांटेड। गॉट इट? ये बात समझ आ गई आपको? यस सर।
ओके जी, नेक्स्ट इज लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशंस में पहला जो बड़ा पॉपुलर ऑपरेशन हमें नज़र आ रहा है वो है अपेंड। या इनफैक्ट हम ऐसे करते हैं, इसको भी फ़िलहाल कंक्लूड करते हैं, लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में कल बात करेंगे। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो फ्रॉम हियर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर प्रोग्राम दिखाना एक बार फिर से। जी, ये प्रोग्राम ओके सर। Okay, ji, then we end this session and we'll see tomorrow, inshallah.